हेलो एंड वेलकम टू बबाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी में न्यू सिलेबस के हिसाब से पेपर 4 जो कि है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल बी का यूनिट 7 है रेमिटेंस प्रोडक्ट पार्ट 2 करेंगे। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, इसमें हम लोग पार्ट 1 में नेफ्ट आरटीजीएस यूपीआई इतना डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एनईसीएस यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो पेमेंट सेटलमेंट इंडिया जो है वो बेसिकली क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को डील करता है। पीएसएस एक्ट यानी पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के द्वारा, ये दिसंबर 2007 से आया था। आरबीआई और आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर के इस पर काम करना शुरू किया था। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्रेडिट क्या होता है, नोन एज क्रेडिट पुश, इसको बोलते हैं क्रेडिट पुश। ये फैसिलिटी क्या होती है, वन टू मैनी फैसिलिटी। वन टू मैनी का मतलब सबसे सिंपल समझ लीजिए, सैलरी पेमेंट करने के लिए या ऐसे कोई भी काम जिसमें एक आदमी को पेमेंट करना है। मतलब जो अकाउंट डेबिट होगा वो एक डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट होंगे वो कई सारे होंगे। इसको बोलते हैं वन टू मैनी, इसीलिए बोलते हैं क्रेडिट पुश, यानी कि क्रेडिट पुश किया जा रहा है, दूसरे अकाउंट से भेजा जा रहा है। इसीलिए ये आपका डिविडेंड के लिए या सैलरीज आदि पेमेंट करने के लिए, कमीशन पे करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। Before moving any further, please pause the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. Also, please subscribe to our YouTube channel. I usually forget to tell you that. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ईसीएस डेबिट होता है, जैसे वो हमने ईसीएस क्रेडिट पढ़ लिया था, ये ईसीएस डेबिट होता है। इसमें क्या होता है, नोन एज वन टू मैनी टू वन। ये समझ लीजिए आप, जैसे कि आप बिजली का बिल पेमेंट होता है, ठीक है, तो कई अकाउंट डेबिट होते हैं और कई अकाउंट डेबिट होते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अल्टीमेटली जो बिजली की मतलब कंपनी है उसके अकाउंट में जाता है। या समझ लीजिए कोई टैक्स पे हो रहा है तो कई अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, एक तो इसको बोलते हैं मैनी टू वन, इसको बोलते हैं डेबिट फुट फैसिलिटी। तभी आपने देखा भी होगा, अक्सर वो रहता है ना कि आप मंथली उसका वो कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस देख लेंगे, ऐसा इंस्ट्रक्शंस कि वो अपने आप पुल हो जाए। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ फॉर पेपर एंड इंस्टेड मेक्स द पेमेंट थ्रू बैंक, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक, कॉर्पोरेट वगैरह यूज़ करते हैं इसको कई अकाउंट से डेबिट करके एक अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। इट फैसिलिटेट इंडिविजुअल पेमेंट्स लाइक टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, ऑनलाइन एंड कार्ड पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट एक्सेट्रा। दो ईजी दिस मेथड लैक्स पॉपुलैरिटी बिकॉज कंज्यूमर अवेयरनेस इंपॉर्टेंट। ये बहुत ईजी है लेकिन बहुत ज़्यादा कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ईसीएस डेबिट। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्या होता है, ईसीएस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर रेपिटेटिव पीरियोडिक इन नेचर। तो जो भी रेपिटेटिव पेमेंट होते हैं, पीरियोडिक इन नेचर होते हैं कि हर महीने सैलरी पेमेंट करनी है या हर महीने बिजली का बिल या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, इसमें ईसीएस बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ईसीएस जो है कई सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है बल्क पेमेंट के लिए, जैसे डिविडेंड देने के लिए, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, इन सबको पेमेंट करने के लिए। एसेंशियली जो है कि मेन मुख्य तौर से ईसीएस जो है बल्क ट्रांसफ़र को प्रमोट करता है एक बैंक अकाउंट से कई बैंक अकाउंट्स में, ठीक है, या कई बैंक अकाउंट से एक बैंक अकाउंट में। ईसीएस क्या क्या इंक्लूड करता है, ट्रांजैक्शन किसके अंतर्गत, नैच यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के अंतर्गत इसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तीन इन्होंने कैटेगरी बताई ईसीएस की, लोकल ईसीएस, रीजनल ईसीएस और नेशनल ईसीएस। जो लोकल ईसीएस है ये 81 सेंटर्स पे ऑपरेट होता है अक्रॉस द कंट्री। एट ईच ऑफ दिस ईसीएस सेंटर्स द ब्रांच कवरेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ज्योग्राफिकल कवरेज ऑफ द क्लियरिंग हाउस। जो भी क्लियरिंग हाउस की ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक कवरेज होगी उसी के हिसाब से ईसीएस सेंटर डील करेगा। जनरली कवरिंग एक, यानी जनरली क्या होता है कि एक सिटी या सैटेलाइट टाउन जो होता है, सबअर्बन एरिया जो होता है, जॉइंट सिटी, वो कवर होता है इसमें 81 सेंटर्स में। रीजनल ईसीएस क्या होता है, ये 9 सेंटर्स ऑपरेट होते हैं इसके रीजनल ईसीएस के। ये जो देश है, मतलब हमारी कंट्री है, उसके अलग अलग पार्ट पर लोकेटेड है। जो रीजनल ईसीएस फैसिलिटेट क्या करता है, ये सभी कोर बैंकिंग इनेबल ब्रांचेस जो होती हैं स्टेट या ग्रुप के अंदर या इस रीजन के अंतर्गत मानी जाती हैं, उन सबको एक साथ लेकर के उन पर काम करता है। नेशनल ईसीएस क्या है, इट इज सेंट्रलाइज वर्जन ऑफ ईसीएस क्रेडिट विच वॉज लॉन्च इन अक्टूबर 2008। नेशनल ईसीएस कब लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था, और ये एक ईसीएस का सेंट्रलाइज वर्जन है, एक सेंट्रल अथॉरिटी मान लीजिए। दिस स्कीम इज ऑपरेटेड इन मुंबई एंड फैसिलिटेट द कवरेज ऑफ ऑल द कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेस लोकेटेड एनीवेयर इन द कंट्री। दिस सिस्टम टू टेक्स एडवांटेज ऑफ द कोर बैंकिंग सिस्टम। तो जो आपके सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेस हैं उन सबको एक साथ एक कवरेज में लेता है नेशनल ईसीएस, और तभी ये एफिशिएंटली काम कर पाता है, मुंबई में लोकेटेड है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है, नैट सिस्टम क्या है, नेशनल जो ये ईसीएस है ये 1 मई 2016 से नैच आ गया था, ठीक है। पहले ईसीएस चलता था इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, उसके बाद नैच आ गया था, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस आ गया था 1 मई 2016 से। एनपीसीआई ने इम्प्लीमेंट किया था नैच बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए। ये एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है जो फैसिलिटेट करता है इंटर बैंक हाई वॉल्यूम बल्क ट्रांजेक्शन्स, ठीक है।
क्या करता है, जो रिपीटेटिव और पीरियोडिक होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको समझ लीजिए इंटर बैंक रहेगा और बल्क ट्रांजेक्शन्स रहेगा और पीरियोडिक और रिपीटेटिव रहेगा, तो नैच का यूज़ किया जाता है। नैच सिस्टम जो है वो बल्क ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे सब्सिडीज़ देने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, सैलरी पेंशन आदि के लिए, या बिल्स वगैरह रिसीव करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टैक्सेस रिसीव करने के लिए, इन सब के नैच सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसमें कस्टमर को क्या बेनिफिट है कि किसी प्रकार का मैनुअल प्रोसेस कस्टमर को नहीं करना होता है। जो प्रोसेस है वो इजी है और फास्टर होता है ईसीएस के कंपैरिजन में। किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रखना होता है कि आपको कब पेमेंट करना है, ड्यू डेट के लिए आपको चिंता नहीं करनी है कि ड्यू डेट निकल जाएगी तो आपको कुछ पेनाल्टी लग जाएगी, क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। आपने नोटिस भी किया होगा, आप एसआईपी वगैरह आप कुछ करते हो तो उसमें भी नैच मैंडेट लगता है, वो भी इसका ही मतलब होता है कि टाइम टू टाइम अपने आप पेमेंट उससे हो जाएगा आपके अकाउंट से, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन पेमेंट हो जाएगा आसानी से। बेनिफिट्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन को इससे, कि उन्हें चेक या क्लियरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। स्कॉलरशिप अलाउंस सब्सिडीज़ वगैरह जो है ये सब जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं, जल्दी पेमेंट हो जाता है। सैलरी वगैरह जो है ये भी शेड्यूल डेट पे ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाते हैं। और जो कस्टमर सर्विस और बिल पेमेंट है वो बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत इंप्रूव फैसिलिटी हो जाती है। बैंक को क्या बेनिफिट है, बेटर कस्टमर सर्विस रहता है, फास्टर पेमेंट प्रोसेसिंग रहती है, और जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ आपके अच्छे संबंध बनते हैं। किसी प्रकार का आपको चेक या पेपर वर्क के ऊपर रिलाई करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो भी रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और कलेक्शन ऑफ ईएमआई लोन वगैरह होता है वो सब हैसल फ्री यानी कि बिना किसी समस्या के हो जाता है। जो कोई मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए एरर के भी बहुत कम चांसेस होते हैं और वर्कफ्लो बहुत स्मूथ होता है। ट्रांजैक्शन बहुत क्विक होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं और जल्दी ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम ईसीएस और नैच के बीच में कंपैरिजन देखेंगे आगे। नैच यानी नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस जो है ये बहुत फास्ट काम करता है, सेम डे करता है, और सेटलमेंट और रिटर्न प्रोसेस भी इसका बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू ईसीएस, जहाँ पे पूरा प्रोसेस 3 से 4 दिन ले लेता था। नैच जो है ये बहुत वेल डिफाइंड है, इसका डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम भी, इसमें कोई भी समस्या हो, कोई भी एक इशू आता है तो तुरंत आप उसको रेज कर सकते हैं और वो रेक्टिफाई होता है। नैच जो है उसका जो मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम है वही बहुत रोबस्ट है। इसमें एक स्टैंडर्डाइज मैंडेट फॉर्मेट रखा गया है और एक वेरिफिकेशन वर्कफ्लो होता है। जो मैंडेट मैंने जब से कहा था ना शुरुआत में, जब भी आप नया नया कोई आपको डिस्पर्स या वो कुछ करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है कि हर महीने वो मैंडेट के थ्रू पैसा कटेगा या पेमेंट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे मैंडेट। ये भी बहुत इनका रोबस्ट मैकेनिज्म है। इसके लिए भी नैच ने यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर भी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि हर एक मैंडेट को उसके रेफरेंस नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जा सके। अब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी एईपीएस। क्या होता है, ये एक ऐसा मॉडल है जो ऑनलाइन इंटर ऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हेल्प करता है पीओएस टर्मिनल्स पे, ठीक है, पीओएस या माइक्रो एटीएम के लिए, जिसमें बीसीज या बैंक में वगैरह इसका यूटिलाइज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए या रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो एईपीएस के थ्रू देखा जाए तो बेसिकली आपका थंब इम्प्रेशन लेकर के आपके आधार के हिसाब से, जो भी आधार में थंब इम्प्रेशन लगा उस हिसाब से इसमें पेमेंट्स हो जाते हैं बैंक मित्र के थ्रू, बीसीज या करस्पॉन्डेंस जो रहता है, या पॉइंट ऑफ सेल या माइक्रो एटीएम के थ्रू। इसमें केवाईसी कंप्लायंट बैंक अकाउंट का और उसमें आधार का जुड़ा होना एक कंपलसरी शर्त है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन में बहुत हेल्प करता है। मतलब आपका बैंक अकाउंट कहीं भी हो लेकिन आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पर जा करके अपने आधार के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। एईपीएस क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है, कैश विड्रॉल के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए, बैलेंस इंक्वायरी के लिए, आधार टू आधार अगर फंड ट्रांसफ़र करना है तो, और मिनी स्टेटमेंट, इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद बात करते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम की। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, ये एक मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट और प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका एसएमएस के थ्रू आपको इंटीमेशन मिल जाता है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि बिल कलेक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, इन सब का बिल जो भी कलेक्ट करना होता है उसके लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम शुरू किया गया एक तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ जो भी रिपीटेटिव, जैसे हम जो नैच डेबिट वाली बात कर रहे थे उसी तरह से है कि आपको, सॉरी ईसीएस डेबिट वाली जो बात कर रहे थे, कि इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, इन सब का भी पेमेंट इससे किया जा सकता है इसके द्वारा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के द्वारा। ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है जिसमें कंज्यूमर का जो भी कंप्लेंट वगैरह होता है वो भी बहुत अच्छे से डील कर लिए जाते हैं। डिफरेंट पेमेंट चैनल्स, भारत बिल ट्रांजैक्शंस कैन बी इनिशिएटेड थ्रू मल्टीपल पेमेंट चैनल्स, लाइक अलग अलग पेमेंट चैनल्स के थ्रू भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जो ट्रांजैक्शन है वो इनिशिएट किया जा सकते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, कियोस्क, एटीएम, बैंक की ब्रांच, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, ये सब के सब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के द्वारा पेमेंट किया जा सकते हैं, मतलब इनका यूटिलाइज किया जा सकता है। की फीचर्स क्या क्या है बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम के,
एक जो इंटरऑपरेबल जो BBPS यानी भारत बिल पे है, ये एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है जो कई बैंक्स और नॉन बैंक्स यानी कि जो NBFCs वगैरह हैं उनको भी इसमें जोड़ता है, जिससे कि पेमेंट रिसीविंग और सेंडिंग ईजी हो सके। एक्सेसिबल है, जो भी जिसका पेमेंट जो चैनल है डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह का है। कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वो। इंटीग्रेशन क्या होता है, भारत बिल जो होता है कि इनको BBP PCU से जो एक्सेस मिल जाती है बिलर्स को, और इसमें क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन बेहतर होने से जो पेमेंट है वो फास्टर हो जाते हैं, जो कंप्लेंट्स हैं वो बेहतर रिजॉल्व होती हैं। कैसे, ऑनर्स और ऑफर्स। ऑनर्स ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, ऑनर्स का मतलब होता है कि जब सेम बैंक में ही ट्रांजेक्शन, मतलब जिस बैंक का अकाउंट है उसी बैंक के ATM पे आपने किया तो हो जाएगा ऑनर्स, और आपने किसी और बैंक के ATM पे किया तो हो जाएगा ऑफ अस। तो डिस्प्यूट मैनेजमेंट क्या हो जाएगा आपका, BBPOU जो होता है ये आपका जो भी कंप्लेंट सॉल्व होती हैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड, वो सब भारत बिल पेमेंट इकोसिस्टम उसको क्लियर करता है, मतलब सही करता है। क्लियरिंग और सेटलमेंट क्या है, मल्टीपल क्लियरिंग और गारंटीड सेटलमेंट रहते हैं अलग अलग पार्टीज़ के बीच में, और इसका टैग जो है वो स्टैंडर्डाइज है, यानी टर्न अराउंड टाइम जो स्टैंडर्डाइज है, इसीलिए इसमें पेमेंट क्लियर हो जाता है ईजिली। इसमें जो पूरा प्रोसेस है बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके से, जो ब्रांड कनेक्ट रखा गया है वो बिल भारत बिल के पे एश्योरेंस के साथ रखा गया, तो इसलिए ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट रहती है, तो उस पर भी ट्रस्ट बना रहता है। भारत बिल पे जो है फैसिलिटेट करता है अलग अलग पेमेंट सिस्टम, हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका चाहे कोई भी कार्ड हो, चाहे क्रेडिट डेबिट कार्ड हो, प्रीपेड कार्ड हो, कोई भी हो, वो सभी इसमें आ जाते हैं, भारत बिल पे में आ जाते हैं। की पार्टिसिपेंट कौन कौन है इसमें, एक तो NPCI हो गया आपका, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा हो गया BBPCU यानी भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट हो गया। ये जब इसके बिजनेस स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशन सेटअप करने के और साथ ही साथ कंप्लेंट रिजोल्यूशन इन सब के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। भारत बिल पेमेंट जो ऑपरेटिंग यूनिट है यानी BBPOU जो होता है, ये एक एंटिटी होता है जो कि RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज होता है। ये एक बैंक या नॉन बैंक कोई भी हो सकता है। भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट जो होता है वो इंटीग्रेट करता है अपने कस्टमर के साथ COU यानी कस्टमर्स को OU बोल सकते हैं। उसके बाद कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट, COU का मतलब हो गया कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट, और बिलर जो होता है उसको BU यानी बिलर ऑपरेटिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। गोइंग फॉरवर्ड ओनली ऑथराइज BBPOU, मतलब सिर्फ जो ऑथराइज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट है, चाहे बैंक हो चाहे नॉन बैंक हो, जो कि RBI द्वारा ऑथराइज किए गए, वही ये पेमेंट हैंडल कर सकते हैं भारत बिल पे का। एजेंट इंस्टीट्यूशन, एलिजिबल एंटिटीज़ जो भी ऐसी सर्विसेज देना चाहते हैं या कलेक्शन का काम करना चाहते हैं, वो सब किस में ऑपरेट हो जाएंगे, BBPOU में, ठीक है। भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट ऐसे ऑपरेटिंग यूनिट काम करेंगे। कस्टमर वाला जो पार्ट रहेगा वो एजेंट इंस्टीट्यूशन वो उसमें अपने आप ऑन बोर्ड हो सकते हैं। बस उनको ये है कि जो भी उनके रीजन और लोकेशन के हिसाब से उस हिसाब से वहाँ पे अपने कस्टमर पॉइंट सेटअप करने पड़ेंगे। Agents are the customer touch points and service points in the Bharat Bill payment ecosystem available in the form of agent outlet, BCs, बैंक ब्रांचेस कलेक्शन। तो एजेंट किसको बोलेंगे, एजेंट मतलब है कि आपका जो भी BC के आउटलेट हो या बैंक की ब्रांचेस हो या कलेक्शन सेंटर हो, रिटेल आउटलेट्स हो, इन सबको इसका एजेंट माना जाता है। बिलर या यूटिलिटी कंपनी की बात करी गई है। सर्विस प्रोवाइडर्स हु शैल रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स फॉर सर्विस रेंडर्ड, इसमें आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनको पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं, वो लोग सर्विस जो भी उन्होंने सर्विस दी उसके एवज में। By participating in Bharat Bill Pay scheme, the biller will be able to receive payments from third party channels or the service provided by the, जो भी इसमें इस चैनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एजेंट एज एजेंट, वो पेमेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड हो जाएंगे। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।